हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये जो सेशन है इसमें हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज सप्लाई एनालिसिस। तो सबसे पहले हम समझेंगे सप्लाई का मतलब क्या होता है और उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो सप्लाई माने क्या होता है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करेगा टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर। दो चीज होती है, एक तो स्टॉक होता है और एक होता है सप्लाई। स्टॉक माने क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक टाइम पे कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या अवेलेबल है उसके पास सेल के लिए, लेकिन उसमें से वो जितना ऑफर करेगा फॉर सेल दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये फार्मर का क्या एग्जांपल दिया है, देखो कि वो 1000 केजी 4000 केजी का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। उसमें से सिर्फ 1000 केजी जो है वो क्या करता है, वो बेचने के लिए निकालता है। यानी कि समझो उसने 4000 केजीज ऑफ मैंगो जो है उसने फार्म की है पूरे साल में, लेकिन उसमें से क्या करता है वो सिर्फ 1000 केजी क्या है ऑफर फॉर सेल करता है, यानी कि बेचने के लिए निकालता है। उससे कहेंगे सप्लाई, और ये जो पूरा 4000 केजी है उससे क्या कहेंगे, उसका स्टॉक कहेंगे। ठीक है, सप्लाई का मीनिंग देखो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। ऑफर्ड फॉर सेल, सबसे पहले वो क्वांटिटी जो वो ऑफर करता है सेल के लिए, जितना प्रोड्यूस किया वो नहीं, जितना वो ऑफर करता है सेल के लिए बाय प्रोड्यूसर, यानी कि जो बनाता है वही, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल, अभी क्या होता है सप्लाई स्केड्यूल, जैसे डिमांड स्केड्यूल पढ़ा था वैसे ही ये क्या है सप्लाई स्केड्यूल। वो क्या था, स्केड्यूल जहां पर भी स्केड्यूल आएगा, मैंने क्या बोला था, उसका क्या मतलब होता है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्या एक टेबल बना के रिप्रेजेंट करोगे उसे क्या कहेगा, उसे क्या कहा जाएगा, स्केड्यूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, सो ये क्या एक्सप्लेन करता है पता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अभी देखो दो चीज है, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। डिमांड जो है ना वो आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि जितना ज्यादा प्राइस होगा ना उतना हम कम खरीदना चाहेंगे, और जितना कम प्राइस होगा उतना हम ज्यादा खरीदना चाहेंगे। और सप्लाई सप्लाई जो है वो आप क्या करोगे, प्रोड्यूसर के या दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा, और जितना कम प्राइस होगा उतना मैं कम बेचना चाहूंगा, ताकि क्या हो सके, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। तो ये डिमांड शेड्यूल वही बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल दो चीज होती है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक प्रोड्यूसर का होता है, इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, क्या एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पर जैसे जैसे देखो प्राइस बढ़ रहा है, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया, वैसे वैसे क्या है, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ज्यादा हो रहा है। यानी कि जो सप्लायर है, जो वो गुड्स बेचता है, जो दुकानदार है, उस वैसे सोचो जो दुकानदार है वो ज्यादा प्राइस जब बढ़ेगा तब वो क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहेगा या ज्यादा बेचना चाहेगा, ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो देखो लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी एंड वाइसा वर्सा माने जब हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया, आप एक बार देख लेना। फिर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाया उसके बेसिस पे क्या किया है हमने, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाया कि 10 पे इतना था, जब 10 रुपया था तब 100 सप्लाई करते थे, 20 रुपया था तब 200 सप्लाई करते थे, वैसा कर करके हमने उसको प्लॉट कर लिया, और जब कर्व बनाया तो वो क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व क्या था, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये क्या डायरेक्ट रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सप्लाई और प्राइस में जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, और डिमांड और प्राइस में जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर कैसा है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। आप सिंपल सा लॉजिक ये समझना कि जो हम डिमांड पढ़ते हैं वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और जो सप्लाई है वो हम दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ऑल प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर्स है मार्केट में वो कितना बेच रहे हैं एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो 3 सेलर ले लेंगे फॉर एन एग्जांपल, तीनों का क्वांटिटी प्लॉट कर देंगे। ठीक है, जितना बेचना चाहते हैं फिर उसको ऐड कर देंगे। अभी डिमांड शेड्यूल में भी हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो या मार्केट डिमांड शेड्यूल हो, उसका जो रिलेशन है वो इनवर्स था तो इनवर्स ही रहेगा। यहाँ पर भी सेम होगा, सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो या मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो, जो डायरेक्ट रिलेशन है वो तो डायरेक्ट ही रहने वाला है, और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी स्लोप अपवर्ड ही करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो क्या लिखा है, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, चलो
डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, क्या चीजें हैं जो सप्लाई डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहला तो प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स है, कैसा होता है कि ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होते हैं तो क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो आपका प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, और प्राइस कम हुआ तो आपका सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वैसी सारी वाइसा वर्सा चीजें चलेगी। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर माने कि ओवरऑल कितना फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि अगर समझो कि कोई विलेज है जहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारा फार्मिंग हो रहा है, लेकिन वहां तक जाने के लिए और वहां से आने के लिए क्या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं होगी तो सर वो कितना भी सप्लाई करो यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, और वो चीजें पड़े पड़ी खराब हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, फेवरेबल नहीं है फार्मर्स के या कोई इंडस्ट्री के फेवर में नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इंडस्ट्री सप्लाई नहीं कर पाएगी। फिर अगर उसके फेवर में है तो एंकरेज हो जाएगा, यानी कि वहाँ का सप्लाई वो इंडस्ट्री से ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ले सकते हो आप। फिर नेचुरल कंडीशन के भाई नेचुरल कंडीशन कैसे हुए हैं, अभी समझो कि बारिश अच्छी हुई है, सब जो देखो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो पूरी मानसून पे डिपेंड करती है, जितना बारिश ज्यादा होगा उतना फार्मिंग अच्छा होगा। अगर फार्मिंग अच्छा हुआ तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो बढ़ेगा, अगर फार्मिंग अच्छा नहीं हुआ तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर एक होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर समझो कोई दुकानदार है, उसको लगता है कि इस प्रोडक्ट का है ना आगे जाके प्राइस बढ़ेगा, तो अभी प्राइस ज्यादा है लेकिन वो सोच रहा है और बढ़ेगा, तो वो चक्कर में वो क्या करता है, अभी ज्यादा प्राइस है फिर भी नहीं बेचता है, ठीक है। फिर अदर फैक्टर्स है। फिर अभी एक जो फाइनल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, वही लॉ ऑफ सप्लाई है, वही सेम पर्सन है जिन्होंने बताई है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। सेम अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक थी, जो 1890 में पब्लिश हुई थी, सेम सारी चीजें सेम लिखनी है। और बट खाली फर्क क्या होगा, यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये सिर्फ ये 2 वर्ड का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो ये लॉ पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है लॉ में। देखो क्या लिखा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या बोला, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, सेटेरस पेरिबस, यानी कि वो सोचते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन अगर प्राइस, अपन क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो चेंज होंगे, बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो सेम रहेंगे। तो हायर प्राइस मोर सप्लाई, लोअर प्राइस लेस सप्लाई। समझा तुमको, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, हायर द प्राइस, मोर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लेस इज डिमांड, लेस इज सप्लाई, ठीक है। तो बाकी सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है, ये सिंबॉलिकली दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। अभी अजम्पशन क्या है, देखो समझो, हमने क्या बोला कि ये देखो, सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट्स कितने पढ़े, 8 डिटरमिनेंट्स पढ़े, उसमें से एक था प्राइस। उन्होंने बोला कि प्राइस और सप्लाई में जो रिलेशन है वो हम पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो जितने भी फैक्टर्स है वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो उनके अजम्पशन क्या है, वही 8-7 पॉइंट होंगे, प्राइस को छोड़ के जो क्या रहने वाले सेम। तो देखो कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सेम रहने वाला है, फिर नो चेंज इन वेदर कंडीशन, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, है ना, वही सारी चीजें है। फिर उन्होंने वही एक सेम जो हमने ऊपर पढ़ा था वैसा ही एक टेबल बनाया, बट खाली अमाउंट चेंज किए, केजीज वगैरह में कर दिया है, तो ये टेबल बना दिया है उन्होंने। फिर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, वो भी सेम ही जाने वाला है, स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो यहाँ पे लेगा, उसको पॉजिटिव स्लोप बोला जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अभी कुछ एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ सप्लाई। क्या एक्सेप्शन है सर, देखो सबसे पहले तो लॉ ऑफ सप्लाई का मैं एक बार आपको कंक्लूजन पॉइंट बता देता हूं कि लॉ ऑफ सप्लाई माने क्या होगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तब सप्लाई भी कम होगा, लेकिन इसका एक कुछ 4-5 एक्सेप्शन है, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा ना तब सप्लाई नहीं बढ़ेगा, और प्राइस कम होगा तब सप्लाई कम भी नहीं होगा। उसका क्या एग्जाम्पल है, तो सबसे पहला है लेबर। तो देखो एक एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है आपको, क्या एग्जाम्पल है देखते आओ। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है कि जब एक पर आवर जो एक कोई मजदूर को मजदूरी मिलती थी, वो कितनी मिलती थी, 100 रुपए। तो वो कितने घंटे काम करता था, 5 घंटे, तो उसकी टोटल वेज इनकम कितनी होती थी, 500 रुपए, बराबर। फिर उसको उसकी जो मजदूरी है वो बढ़ा दी, कितनी कर दी, 200 रुपए। फिर वो कितना घंटा काम करने लगा, 7 घंटे, ठीक है। तो उसकी मजदूरी कितनी हो गई, 1400 रुपए। अब उसकी जो मजदूरी है ना वो 300 रुपया करने का विचार कर रहे हैं।
तो वो क्या सोच रहा है कि भाई देख 7 घंटा मैं काम करता हूँ ना तो मैं बहुत थक जाता हूँ, तो एक तो अपन मशीन नहीं है, अपन एक इंसान है, ठीक है, तो अपने बॉडी को भी एक आराम चाहिए, तो वो सोच रहा है कि 7 घंटा मैं ज्यादा काम करता हूँ, मैं थोड़ा और काम कम कर देता हूँ। वैसे भी क्या हुआ है कि मेरी मजदूरी जो है वो बढ़ गई है, 300 रुपये हो गई है, तो मैं अगर 6 घंटा भी काम करता हूँ ना तो अभी 1400 कमा रहा हूँ, उससे तो ज्यादा ही कमाऊंगा, यानी कि 1800 रुपये कमाऊंगा। तो वो क्या सोचता है, एक टाइम के बाद है ना उसके अंदर आलस आ जाती है, और वो क्या हो जाता है, उसका भले उसका प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि उसका जो वेज रेट है वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या कर देता है, वो अपनी सप्लाई कम कर देता है, यानी कि उसका जो नंबर ऑफ आवर्स है वो कम कर देता है। तो ये देखो, ये उसका एग्जाम्पशन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, एक बार पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है, जब 100 रुपया था ना मजदूरी, तो वो कितना घंटा काम करता था, 5 घंटा, तो ये एक पॉइंट बन गया, तो इसको ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। फिर जब 200 रुपया था तब वो कितना घंटा काम करता था, 7 घंटा काम करता था, फिर इसको ज्वाइन कर दिया आपने। फिर जब क्या हुआ, 300 रुपया कर दिया, तो यहाँ पर ये तो ऊपर हुआ, यहाँ पर आ गया, लेकिन उसका जो वर्किंग आवर्स है ना वो कितना कर दिया, उसने कम कर दिया, तो 6 घंटा काम करने लगा। तो ये क्या, इसको जोड़ देंगे, तो सबसे पहले ये कैसे गया, ऊपर गया, फिर क्या हो गया, वो पीछे आ गया, तो उसे क्या कहेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है। ये वही पूरा एग्जांपल दिया है, एट द पॉइंट ए सप्लाई कर्व बेंड्स बैकवर्ड व्हिच बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो अभी ये ए पॉइंट के बाद जब 300 रुपया बढ़ा तो ये उसको 8 घंटा काम करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपना सप्लाई जो है वो कम कर दिया, 6 घंटा कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पर फेल हो गया। समझा तुमको? चलो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कैसे होता है कि पूरा डिपेंडेंट है ना, वो मानसून पे डिपेंडेंट है, बारिश कैसी होती है। अभी हुआ कैसा कि आप कितना भी प्राइस दो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन अगर मानसून हुआ ही नहीं है, बारिश ठीक से हुई नहीं है, और प्रोडक्ट्स बराबर बने ही नहीं है, और एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं है, तो आप कितना भी प्राइस दो उसका सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी कि अगेन ये क्या है, एक लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है कि आप प्राइस बढ़ाने पे भी इसका सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता। फिर अर्जेंट नीड फॉर कैश। अर्जेंट नीड फॉर कैश माने कैसा होता है कि किसी को बहुत जरूरत है पैसे की, तो वो क्या करेगा कि उसका प्रोडक्ट क्या कर देगा, कम प्राइस पे भी बेच देगा। फिर एक पेरिशेबल गुड्स होता है कि जैसे दूध हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, तो वो क्या करता है कि वो भले कम प्राइस मिल रहा है फिर भी उस पर क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सेल कर देता है, बट लो प्राइस पे अपने को सप्लाई कम करना चाहिए था, बट ये क्या कर देता है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेच देता है कम प्राइस पे भी। क्यों? ताकि उसको आगे जितना अभी जो मिल रहा है अगर कम प्राइस पे भी बेच दे तो जितना मिल रहा है उतना तो मिलेगा, वरना तो थोड़े दिन बाद वो खराब हो गया तो वो भी नहीं मिलेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। फिर दूसरा एक होता है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स माने क्या होता है, ओल्ड कॉइन्स होते हैं, एंटिक कॉइन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भले ही प्राइस राइज होता है लेकिन सप्लाई तो क्या रहता है, सेम ही रहता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर वो तो जो रेयर चीजें है वो तो वैसे भी कम है, तो वो जितना सप्लाई है उतना ही है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, बराबर। चलो अभी एक होता है वेरिएशन इन सप्लाई। सप्लाई में जो चेंज होता है ना, दो फैक्टर की वजह से होता है, एक प्राइस की वजह से होता है और एक बाकी फैक्टर्स की वजह से होता है। प्राइस की वजह से होता है ना, उसे क्या कहेंगे, वेरिएशन, और बाकी फैक्टर की वजह से होता है उसे कहते हैं चेंज। वेरिएशन हुआ तो यानी कि प्राइस की वजह से होता है, तो उसमें दो चीजें, एक तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। और अगर प्राइस कम करने की वजह से क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कम हो जाता है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इसमें मूवमेंट कैसा होता है, अपवर्ड होता है, सेम सप्लाई कर्व पे, ठीक है। इसे नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में कैसा होता है कि प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाता है, बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो सेम रहते हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। हम सिर्फ प्राइस और सप्लाई का करेंगे ना, तब उसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का नाम दिया जाता है, यानी कि वेरिएशन, ठीक है। प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी सप्लाई क्या हुआ, कम हुआ है, और डाउनवर्ड मूवमेंट है सप्लाई कर्व का, ठीक है। देखो समझा तुमको, ये नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है। दूसरा होता है नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई। अगर प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है, ऐसा मानते हैं कि समझो प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन बाकी कोई फैक्टर चेंज हुआ है, यानी कि सर ऐसा कब हो सकता है, जब हो सकता है कि जब हम सप्लाई किसका कर रहे हैं, फिनिश गुड का कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इसमें चेंज होता है तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है कि आपका प्राइस वगैरह, आपका जो सप्लाई है वो अफेक्ट हो सकता है, यानी कि उतना फिनिश गुड्स नहीं बन पाया या ज्यादा बन गया या जो भी है, ठीक है। तो राइज इन द सप्लाई, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, एग्जाम्पल है ये सारी चीजें। लेकिन प्राइस जो है ना फिनिश गुड का क्या रहता है, सेम रहता है। तो उस सिचुएशन में कैसा होगा, जो देखो ये प्राइस है ये तो सेम रहने वाला है, सप्लाई ओरिजिनल इतना था, बाकी कोई फैक्टर की वजह से ज्यादा बना तो सप्लाई क्या कर दिया, अपना बढ़ा दिया, लेकिन प्राइस तो सेम रहता है। तो यानी कि ये जो कर्व है वो क्या होता है, राइट में शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट्स टू द राइट, ठीक है, आउटवर्ड शिफ्ट।
ये क्या होता है, आउटवर्ड शिफ्ट होता है। ये देखो ये पहले ओरिजिनल कब ये था, तो अगर होता तो ये पहले कैसे आता, अंदर आता, लेकिन वो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है, तो आउटवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई माने क्या होता है, फॉल इन सप्लाई ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जांपल, स्ट्राइक कर दी वर्कर ने तो सप्लाई कम हो गया, फैक्ट्री खुली नहीं 10-15 दिन तक, तो हम बना ही नहीं पाए, तो बेच भी नहीं पाए। तो ये देखो, ये पहले कितना था, ओरिजिनल क्वांटिटी ये था, फिर उसको कम हो गया तो ये हो गया, और प्राइस तो सेम ही है, ठीक है। तो ये शिफ्ट कैसा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, किस में शिफ्ट हो रहा है, इनवर्ट शिफ्ट है, और इसको लेफ्ट शिफ्ट भी कहा जाता है, ओरिजिनल शिफ्ट कव टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, ठीक है, समझा। अभी ये एक मीनिंग दिया है उसका आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट माने क्या होता है, व्हेन एन अंडर, देखो कैसा होता है, एक देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चर जो होता है, जो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करता है, उसमें क्या करता है, वो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल परचेस करता है, उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है लेबर वेबर के थ्रू, और उसको क्या करता है, आउटपुट करता है, बराबर। तो अभी ये देखो यहाँ पर, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पर काम आएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो जो भी प्रोडक्शन, यानी कि ये पूरा जो साइकिल था इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, वो क्या है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, और उसमें जितने भी खर्चे होते हैं उसे कहा जाता है क्या सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन दीज इनपुट्स इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस व्हेन नीड इन, हाँ, तो जब कोई भी चीज का डिमांड बढ़ता है, कोई चीज का सप्लाई हम बढ़ाते हैं, समझो कि पहले मैं 5000 यूनिट बेचता था, अभी मेरा प्रोडक्ट फेमस हो रहा है तो 10,000 यूनिट्स बेच रहा हूँ, तो वो 5000 यूनिट्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मुझे और एक्स्ट्रा 5000 यूनिट बनाने पड़ेंगे, उसके लिए मेरा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ा है मेरा, तो हाँ, तो उसे कहेंगे क्या सर, पूरा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट जो उसे एनी केस खर्चा करना था, यानी कि क्या होता है, जो एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स्ड होता है, यानी कि जैसे लैंड लिया है पूरे साल के लिए, अपने रेंट पे ले लिया है, पूरा जो प्रीमाइसेस है फैक्ट्री का, अभी आप कितना भी उसमें यूनिट बनाओ, 500 बनाओ, 1000 बनाओ, लेकिन जो रेंट है वो तो देना ही है आपको। फिर दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट जो क्या होते हैं, हर यूनिट के साथ चेंज होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाया तो उसके लिए अलग से रॉ मटेरियल लगेगा, वैसा, ठीक है। फिर एक होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट माने टोटल कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट बनाने का ऑन एन एवरेज कितना कॉस्ट आता है, यानी कि जितना टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय जितना क्वांटिटी हमने बनाया, उसे क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। समझो कि हमने कितना बनाया, 800 रुपया लगा है हमारा टोटल कॉस्ट, और हमने 40 यूनिट बनाए, तो एक यूनिट बनाने का कितना है, 20 रुपया। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट माने क्या होता है, कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू अ टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का कितना खर्चा लगा, वो है। अभी समझो कि 5 यूनिट बनाने का हमें लगता है 250 रुपया, और 4 यूनिट बनाने का हमें लगता है 200 रुपया, तो ये जो 5th यूनिट बनाया उसका कितना लगा, 50 रुपया, जो 250 माइनस 200 है, समझा तुमको। चलो, नेक्स्ट इज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट भी सेम चलेगा। रेवेन्यू माने क्या होता है, जो आपको गुड्स बेच के जो इनकम आ रहा है, या सेल होकर के जो प्राइस आ रहा है, जो इनकम आ रहा है, उसे कहते हैं क्या सर, रेवेन्यू। रेवेन्यू तीन तरीके का होता है, फिर से कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों तीन तरीके का होता है। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माने क्या होता है, जितना भी टोटल सेल्स है, जितना भी क्वांटिटी बेचा, सब मिला के जितना रेवेन्यू आया ना, उसे क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू माने जितना प्राइस था, जितना क्वांटिटी आपने बेचा, उसे क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। समझो कि आपने 15 यूनिट बेचा और 200 रुपए के हिसाब से बेचा, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 3000 रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू माने कि ऑन एन एवरेज एक यूनिट पे आपको कितना मिला, एक यूनिट बेच के आपको कितना रेवेन्यू मिला, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। यानी कि फॉर एन एग्जांपल देखो, तो अगर आपने टोटल आपको कितना मिला, 3000 रुपया मिला, और एक यूनिट पे आप कितना टोटल क्वांटिटी कितना बेचा, 15 क्वांटिटी बेचा, तो आपको एक यूनिट पे कितना मिला, 200 रुपया मिला, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू माने एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के कितना मिला, तो उसका देखो 20 टेबल बेच के आपको 4000 रुपया मिला, और 21 टेबल बेच के आपको कितना मिला, 4200 रुपया। तो जो 21वां टेबल आपने बेचा उसके लिए आपको कितना मिला, 200 रुपया पर टेबल, ठीक है। दोनों को लेस कर देंगे, तो उसका फॉर्मूला दिया है TN/TRN-1। अभी समझो कि n आपने ले लिया क्या, ये 21 टेबल, तो TRN माइनस कितना होता है 21, और 21 माइनस 1 दैट इज n-1 दैट इज 20, तो 20 का कितना हो गया 4000। समझा तुमको, समझा, ठीक है। चलो, आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया, ऐसा है तो फिर से एक बार देख लो, ठीक है। चलो, टिल देन साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।